हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो पॉलिटी है, वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और उसको हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जिसकी जो कुछ जो अन्य जो विशेषता हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का मैंने कई बार शब्द का उल्लेख किया है कि आधारभूत ढांचा या बुनियादी ढांचा। तो आप सबके मन में आया होगा कि आधारभूत ढांचा या बुनियादी ढांचा क्या है। तो उसको हम आज आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में बुनियादी ढांचा क्या होता है और आधारभूत ढांचा क्या होता है। आधारभूत ढांचे में किस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो अपना जो YouTube चैनल है वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को अपने स्टेटस पर लगाएंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्सक्रिप्शन देने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैं इस जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने का जो मेरा जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो मेरे पास जो संकलित जो ज्ञान है उसके माध्यम से मैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको मैं आगे इस ज्ञान को प्रदान करूं। विशेष बात यह है कि ये जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे आप राजस्थान के मान लो, चाहे आप यूपीएससी के मान लो, जिसमें पॉलिटी विषय आता है, जैसे पटवार है, कांस्टेबल है, एलडीसी है और आपका ये सीईटी हो गया 10+2 ग्रेजुएशन वाला, उसके बाद आरएस है, एसआई है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सब के लिए ये क्लास एलिजिबल है। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी ये जो क्लास है वो एक सफिशिएंट माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना जो स्कोर है वो बेहतरीन कर सकते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैंने ट्रेंड देखा है एग्ज़ाम का, जो परीक्षा होगा उस एग्ज़ाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो प्रश्न है वो यहीं से बन रहे हैं। बस यही है कि स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कथन और निष्कर्ष वाले। कथन निष्कर्ष में गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ वहाँ होती है कि आपने कथन पढ़ लिया, जब तक आप निष्कर्ष पढ़ते हो तब तक आप कथन भूल जाते हो, आप वापस कथन पढ़ते हो तब तक निष्कर्ष भूल जाते हो, उसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप हाईलाइट कर दो, पेन से अंडरलाइन कर दो कि भाई इसमें ये पूछ रहा है और इस कथन का ये निष्कर्ष है। जो कारण वाले हैं, कथन कारण वाले, उनमें भी ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। बस बात यही है कि इन जो पॉलिटी है, जो इतना ईजी सब्जेक्ट है, उसको केवल घुमा दिया जाता है। उसको घुमाने के बाद स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि तोते उड़ गए रे, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। बस जो उन्होंने जो पूछने का जो तरीका है ना वो बदल दिया है। वैसे आज अपनी इस क्लास का जो शुभारंभ है वो मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, रात क्या होती है हमसे पूछिए, आपको तो सोए सवेरा हो गया। इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी निरंतर तैयारी कर रहा है, वो ना दिन को देख रहा है ना रात को देख रहा है, ठीक है, वो निरंतर रातें काली कर रहा है बस इसलिए कि उसको सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए उसको? सिर्फ सिलेक्शन। आपको बस पढ़ना है और वहाँ पर जाकर उतारना है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये जीवन का उद्देश्य समझ लो आप। बस आपको पढ़ना है। जो मेन आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। सबसे पहले तो यह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हटने के बाद आपको जितने भी आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, उनसे एक निर्धारित दूरी बना लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स के बाद जो फैमिली फंक्शन है, तो क्या है? फैमिली फंक्शन है। आपको इनको जितना हो सके, जितना आप प्रयास कर सकते हो कि इनको अवॉइड करें। 2 साल तक बढ़िया जम के तैयारी करो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसने लगातार तैयारी की है, मन लगा के, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं बचता है, ये है, फलाना है, ढिंगड़ा है, पूछना है। पढ़ने के ये सब क्या है? बहाने हैं। पढ़ना यहाँ से, पढ़ा यहाँ से जाता है, याद यहाँ किया जाता है। बस आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना है और आपको ही पढ़ना है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना दिन के अंदर, तो भी वो 10 मिनट आपके पढ़ाई में काउंट हो रहे हैं। और अगर आप दिन के
23.5 घंटे भी बर्बाद कर रहे हो ना, तो भी उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आज लगभग जितने भी जो मेरे व्यूअर है वो लगभग 20 से 30 के आसपास बीच वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी व्यूअर से मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल निकाल दिए, पता चला नहीं चला। कल का दिन गया, पता चला नहीं चला। आज का गया, पता चला नहीं चलेगा। ऐसे ही भविष्य चला जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं आना है, कुछ नहीं जाना है। सेट हो जाओ बढ़िया ढंग की पोस्ट पर, उसके बाद सारे मज़े ही मज़े हैं। कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। उसके बाद बस आप अपनी मर्जी के मालिक हो। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल जम के तैयारी करनी है। अगर 2 साल अगर जम के तैयारी कर रहे हो और उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर आपकी गलती नहीं है, फिर गलती होती है 2% जो योगदान होता है किस्मत का, उस पर वो उसके भरोसे छोड़ दो। बस आप लगातार 2 साल तैयारी करो। आप 2 साल तैयारी करके संतुष्ट हो जाओगे, भाई मैंने अपना 100% दिया है, बाकी वो ऊपर वाला जाने। उसके बाद अगर नहीं होता तो आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। जो पेपर का लेवल बढ़ रहा है, जो पेपर जो टफ आ रहा है, उसमें आपकी किस्मत का रोल है, उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। बस आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना ही है, ठीक है। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक जो मैंने आपको बात बताई कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, रात क्या होती है हमसे पूछिए, आपको तो सोए सवेरा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये जो अभी वर्तमान अभी जो तत्कालीन समय में जो रात्रिकालीन जो समय चल रहा है, उसी समय में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं पढ़ाऊँगा आपको आधारभूत ढांचा या बुनियादी ढांचा। ये जो प्रणाली है, इस प्रक्रिया में आपके जो प्रमुख जो प्रावधान है, वो प्रावधान है कि संसद जो है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कहीं भी संशोधन कर सकती है, किसी भी प्रकार के नियमों को लागू कर सकती है, जो प्रणाली है उसको लगा सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। लेकिन संसद आधारभूत ढांचे या बुनियादी ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। और ये जो अवधारणा दी गई है, ये जो बात आई है, वो आई है आपके केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में यह बात दी गई थी। सबसे पहले इसमें जो बताया गया वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कैसे कि भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च है संविधान, और संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। अर्थात जो संविधान है वो सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे आप MP हो, चाहे आप MLA हो, चाहे आप कहीं के कुछ भी 30 मार्क हो, नो मैटर, लेकिन आप जो है वो संविधान से ऊपर नहीं हो। मूल अधिकार आपके संविधान में दिए हैं, DPS भी आपके संविधान में दिया है, आपके मूल करते हुए संविधान में दिया है। राष्ट्रपति बनाना कैसे है, कैसे उसको हटाना है, क्या निर्वाचन प्रणाली है, कैसे क्या प्रशासनिक तंत्र है, कहाँ लिखा हुआ है, सर्वोच्च जो संविधान की जो सर्वोच्चता है उसमें है, यानी कि संविधान में लिखा हुआ है। आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, कैसे बन रहे हो? संविधान की सर्वोच्चता के कारण, संविधान में लिखा हुआ है, इस कारण। आप जो बन रहे हो, लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हो, लोकसभा सदस्य बन रहे हो, MP बन रहे हो, MLA बन रहे हो, जो भी बन रहे हो, किसकी बदौलत बन रहे हो? संविधान की बदौलत। अर्थात संविधान जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्चता है संविधान की। संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें आप संविधान की सर्वोच्चता में आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है आपके लोकतांत्रिक गणराज्य वाली सरकार। अगर संसद चाहे तो संसद ये नियम पारित कर दे कि हमें किसी भी प्रकार का गणराज्य नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का लोकतंत्र नहीं चाहिए, देश में तानाशाह हुआ नहीं। आप लोकतांत्रिक जो गणराज्य वाली सरकार है, गणराज्य का अर्थ होता है, जिसका मैंने बताया आपको, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, कहीं भी ध्यान भंग नहीं होने देना। गणराज्य का अर्थ होता है कि जिस राष्ट्र का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, उसका क्या होता है? चुनाव होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद आपके राष्ट्र की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता। हमारा राष्ट्र जो भारत है वो राष्ट्र संप्रभु है। संप्रभु का मतलब ये है, जो मैंने आपको बताया वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। संप्रभु का अर्थ है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी सत्ता का कोई दबाव नहीं है, ना ये वर्तमान में डोमिनियन स्टेट है। भारत की एकता, भारत एक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गुजरात से लेकर असम तक, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जो भारत है वो एक है। अर्थात उसकी एकता में उसको आप उसके जो एकता है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। अखंड है, भारत एक अखंड राष्ट्र है। अखंड राष्ट्र मतलब
जिसके जो है राज्य है उनको तोड़ा नहीं जा सकता, भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये अखंड है। भारत को यदि मान लीजिए अगर दो राष्ट्र बना दी जाए तो उसकी अखंडता समाप्त होती है, ऐसा आप कोई भी नियम नहीं ला सकते हो। अर्थात भारत संप्रभु है, एक है और अखंड है। क्या है? अखंड है। ये वर्तमान समय में एक बीजेपी द्वारा नारा दिया जा रहा है कि इसको प्रमुख भारत को एक अखंड सनातनी हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। वो अवधारणा कहाँ तक साबित हो रही होगी उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन वर्तमान में अखंडता का शब्द ये अर्थ ये है कि भारत किसी भी प्रकार से टूटेगा नहीं। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। संसदीय शासन व्यवस्था कैसे कि भारत में एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, जिसके 2 भाग होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों में जो संसद की जो शासन व्यवस्था है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, ये बुनियादी ढांचा है। उसके अलावा संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान का कैसा रूप? संघीय स्वरूप। संविधान में जो प्रमुख होता है संघ होता है, संघ के अधीन होता है राज्य, राज्य के अधीन होती है अधीनस्थ जो प्रणाली होती है वो। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका निष्पक्ष है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने देखा 99वां संविधान संशोधन जो 31 दिसंबर 2014 को आया था और जो जनवरी 2015 में लागू हुआ था, जिसको 16 अक्टूबर 2015 को पूर्णतः रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो संविधान की जो जजों की जो नियुक्ति है उसमें जो कॉलेजियम प्रणाली उसको हटाकर उन्होंने बनाया था न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं आने का प्रमुख कारण था कि जो न्यायपालिका थी उसके ऊपर किसी का और अधिकार होगा, और वो अधिकार नहीं होगा, इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र, और न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे? जैसे भारत में जो सबसे ऊपर होता है वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हो। जैसे पहले था 1935 में जो फेडरल कोर्ट बना था, उसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आप जो लंदन में जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भारत में जो हाई कोर्ट है वो स्वतंत्र है, वही टॉप है, उसके ऊपर काली भींत है, ठीक है, तो उसके अधीनस्थ ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। और ये एक जो है प्रणाली के रूप में है। स्वतंत्र जो सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपके जो अधीनस्थ कोर्ट है, एडिशनल कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके नीचे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये इस प्रकार की जो प्रणाली है वो चलती जा रही है। इसीलिए न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका है आपके स्वतंत्र। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्याय प्रणाली में जो समीक्षा होती है, जिसका न्यायालय स्वयं अपने स्तर पर जिस कानून की या जिस विधेयक की जो जांच कर सकती है उसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। उसके बाद है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण ये भी आधारभूत बुनियादी ढांचा है। आधारभूत बुनियादी ढांचा कैसे? शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कि भाई समान अधिकार किस किस को? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका का अपना अलग काम है, कार्यपालिका का अपना अलग काम है और विधायिका का अपना अलग काम है। इन तीनों के कामों को, इन तीनों की शक्तियों को बांटा गया है, अर्थात शक्ति का पृथक्करण किया गया। यानी कि एक कोई प्रमुख नहीं है। न्यायपालिका कह दिया मैं सब कुछ हूँ, नहीं। कार्यपालिका ने कह दिया मैं सब कुछ हूँ, नहीं। विधायिका ने कह दिया मैं सब कुछ हूँ, नहीं। इन्होंने नियम बनाए, विधेयक जो पारित है वो पारित किए, विधेयक बने, इसने उस पर कार्य किया। और न्यायपालिका का कार्य है कि उसके ऊपर ध्यान रखना कि जो कार्य हो रहा है वो सही है कि नहीं है, संविधान के अनुरूप है नहीं है या नहीं है, जनता के लिए उचित है या अनुचित है, उसका ध्यान रखने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया। अर्थात शक्ति का किया गया पृथक्करण। और शक्ति का पृथक्करण अर्थात जो शक्ति जो डिवाइड की गई है उसको आप कंबाइंड नहीं कर सकते, उसको आप जोड़ नहीं सकते हो या उसको आप किसी भी प्रकार का खंडन नहीं कर सकते हो। ये आपका संविधान का क्या है? बुनियादी ढांचा। उसके बाद बारी आती है आपके पंथ निरपेक्ष। क्या आती है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको जब मैंने प्रस्तावना पढ़ी है, प्रीफेस, उद्देशिका। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है पंथ यानी धर्म, और निरपेक्ष का अर्थ होना है किसी का पक्ष नहीं लेना। अर्थात भारतीय संविधान किसी भी धर्म का ना तो पक्ष लेगा और ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा। ये है संविधान का आधारभूत बुनियादी ढांचा। अगर आप किसी भी एक जो धर्म है, एक धर्म का अगर आप पक्ष ले रहे हो
और दूसरे धर्म का यदि आप विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष नहीं है। और पंथ निरपेक्ष नहीं है इसका मतलब संविधान का बुनियादी ढांचा जो है वो खतरे में है, और वो इस प्रकार की प्रणाली आप इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आपके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कैसे, आप जाते हो वोट ठोक के आ जाते हो, वहाँ पर क्या होती है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि तुम या आप इसी को वोट दोगे, आप इसी को समर्थन दोगे, नहीं, वो निष्पक्ष है। आप स्वतंत्र हो, आप अपने मत के जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हो, आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी भय, पक्षपात, राग, अनुराग, द्वेष के आप स्वतंत्र रूप से चुनाव दे सकते हो, चुनाव में मत दे सकते हो। चुनाव जो प्रणाली है उसमें आप अपना अमूल्य जो वोट है वो दे सकते हो। उसके बाद आप निष्पक्ष हो, आपके मन में ठान लिया कि भाई मैंने इस फलाने को वोट देना है, तो आप उसी को जाके वोट दोगे, ये आपका निष्पक्ष निर्णय है। और इस प्रकार की निष्पक्ष प्रणाली का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में केंद्र में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी ये फरमान जारी कर देगी जो भी वोट देगा वो केवल और केवल बीजेपी को देगा, ना तो वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा, ना वो निष्पक्ष रूप से जो है मतदान करेगा। अगर इस प्रकार का फरमान जारी करता है, इस प्रकार की घोषणा होती है, इस प्रकार का विधेयक आता है, तो ये क्या होता है, आधारभूत या बुनियादी, संविधान के आधारभूत या बुनियादी ढांचे का खंडन होता है। और इसमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है दखल अंदाजी करेगा और इसमें संशोधन नहीं करने देगा। उसके बाद है विधि का शासन। विधि का मतलब क्या होता है, विधि मीन्स लॉ, कानून। कानून का जो शासन है अर्थात कानून के समक्ष समानता, ये इसी में है, लिखा हुआ है विधि का शासन में। एक जो पुलिस प्रणाली होती है उसमें अगर एक कोई थाना प्रभारी है, SHO है, ठीक है, वो आया और एक तरफ MLA खड़ा है और एक तरफ मिडिल क्लास खड़ा है, एक तरफ आपके गरीब इंसान खड़ा है, ठीक है, वो एक अलग बात होती है कि भाई पॉलिटिकल पावर लगा देता है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर दबा लगा देता है, या अपनी जो है जो इमेज है, जो छवि है, उससे वो प्रेशर क्रिएट करके किसी भी प्रकार की बाउंडेशन लगा देता है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर एक थानेदार आ रहा है और उसको पता है कि जो मारपीट जो की है वो इस MLA ने की है, तो वो उस MLA को पकड़ के लेके जाएगा, और जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास है, उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा। ये है विधि के समक्ष समानता। मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी और उसके ऊपर MLA ने अपना केस ठोक दिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया है। जब हाई कोर्ट में जब उपस्थिति होती है, जब कोर्ट में उनको पेशी होती है, ठीक है, जब कोर्ट में दोषी पाया जाता है कि भाई ये जो आम इंसान है ये दोषी नहीं है, ये MLA दोषी है, तो कोर्ट उसको हाथों हाथ जो उसका जो MLA जो पद है उसको खाली करने के आदेश देती है और उसको जेल के अंदर डाल देती है, और उस जो गरीब आदमी था उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अर्थात कानून जो है, विधि जो है, वो सबके समान, सभी के लिए समान है। ये है आपके विधि का शासन। उसके बाद है शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन, जो पावर होती है वो बराबर होनी चाहिए, ना तो पलड़ा अगर इस तरफ भारी होता है तो फिर ये हल्का हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और अगर इस तरफ भारी होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये शक्ति संतुलन किन के बीच होना चाहिए, ये शक्ति संतुलन होना चाहिए आपके मूल अधिकार एवं DPSP, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से कितने तक है, 35 तक, और जो आपके जो भाग 4 है जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्व है वो भाग है आपके 36 से 51 तक। इन दोनों को समान अधिकार दिया गया। जैसे आप देखेंगे आपको एक विशेष शब्द लिखा जाएगा, विधि की परिभाषा, विधि या राज्य की परिभाषा, ये दोनों में समान रूप से मिलेगी, अर्थात दोनों को बराबर रखा जाएगा, बराबर समझा जाएगा। ये आपके संविधान का आधारभूत ढांचा है। उसके बाद है आपके शक्ति संतुलन के बाद है संविधान में संशोधन करने की संसद की, ये नोटिस करना, संसद की सीमित शक्ति, अर्थात जो संसद की जो सीमित शक्ति है वो आधारभूत ढांचा है, बुनियादी ढांचा है। कैसे, मान लीजिए कि संविधान में जो है किसी राज्य ने कहा कि ये तो संशोधन है, हम भी कर देंगे, नहीं। सबसे पहली बात यहाँ इससे ये स्पष्ट हो रही है कि संविधान में संशोधन केवल और केवल कौन कर सकती है, केवल और केवल संसद कर सकती है। उसके बाद ये उल्लेख किया गया है कि संसद की क्या शक्ति है, कैसी शक्ति है, सीमित शक्ति है, अर्थात संसद जो भी संशोधन करेगी वो अपनी सीमा में रह के करेगी, जो अपनी बाउंडेशन है उस दायरे के अंदर रह के करेगी। ऐसा नहीं कि जो प्रधानमंत्री है उसने अपने पक्ष में कोई करवा दिया कि भाई अब भविष्य में अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे, नहीं। आप अपनी सीमित शक्ति से बाहर नहीं जा सकते, और जो सीमित शक्ति है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं कर सकते हो। यह है संविधान का आधारभूत या बुनियादी ढांचा। उसके बाद है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत
ये समता तो नाम सुना है, ये समता क्या है? क्या है ये समता? समता का अर्थ होता है समानता। क्या अर्थ होता है? समानता। समानता का मतलब होता है इक्वलिटी, बराबरता। सभी को अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, और नौकरी में जो है वो सभी को एक समान जो अधिकार दिया गया है, वो समानता का सिद्धांत है। और उस समानता के सिद्धांत में अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन करते हो तो वो संविधान के आधारभूत बुनियादी ढांचे का खंडन माना जाएगा और वो संशोधन नहीं होगा। उसके बाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा गरिमा। देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है जीवन, एक होता है गरिमायुक्त जीवन। आपके एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, तो उन्होंने कहा था कि जो अपनी जो रानी पद्मिनी थी, कौन थी? रानी पद्मिनी, जिसने जो इतनी माना जाता है कि जो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से नीचे उतरता पानी दिखता था। हालांकि मैं ये थोड़ी जीके की बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे आप समझ जाओगे गरिमा का अर्थ क्या होता है और स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ आप जानते ही हो, आप सभी स्वतंत्र हो, ठीक है। अगर आप स्वतंत्र नहीं होते ना तो आप बैठ के ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप स्वतंत्र हो, ये इसी से पता चल रहा है कि आप ये वीडियो देख रहे हो। गरिमा का अर्थ ये बताता हूँ कि एक जो एक्ट्रेस थी, ठीक है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, उसने कहा था कि जो रानी पद्मिनी थी, अलाउद्दीन की रानी, जिसको पाने के राणा रतन सिंह की जो रानी थी, उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, और जिसके बाद चित्तौड़ में 1303 का साका हुआ था, ठीक है, चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में। तो वो उस मैडम ने कमेंट किया था कि अगर मैं उसकी जगह होती, पद्मिनी की जगह कैसे, तो राणा रतन सिंह की पत्नी, जो पत्नी थी उसका नाम था रानी पद्मिनी, जो थी आपके सिंहल द्वीप की राजधानी। और उसके बारे में उसके पास एक हीरामन तोता था जो बोलने वाला तोता था। तो उसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसका जो गले से जो पानी नीचे ढलता है वो दिखाई दे रहा था, कि यानी कि इतनी जो उसकी जो पवित्रता थी और उसकी इतनी जो बॉडी थी जो विजिबल थी। तो उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जो रानी पद्मिनी थी उसने अपना जो है सौंदर्य है, जो अपना जो स्वाभिमान है, उसको बचाने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो उस मैडम ने कमेंट किया कि अगर मैं पद्मिनी की जगह होती तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती। हरम का मतलब आप समझ गए होंगे, हरम में जाना पसंद करती। इससे यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि जो लेडी बोल रही है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गरिमा नहीं है। रानी पद्मिनी ने अपने जो शरीर है उसको किसी और को छूने नहीं देने के कारण अपने आप को अग्नि के जो जौहर था, उस जौहर में, अग्नि के कुंड में अग्नि से स्नान कर लिया। वो रानी पद्मिनी थी, और उसने अपनी केवल और केवल अपनी गरिमा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। अर्थात ये होता है कि एक जीवन होता है साधारण जीवन, एक होता है गरिमा युक्त जीवन। साधारण जीवन ठीक है, जी रहे हैं, एक होता है गरिमा युक्त जीवन। नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा जीवन जीऊंगा, वो होता है गरिमा युक्त जीवन। और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी प्रकार का, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। क्यों स्वतंत्र हूँ? क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे जो फादर साहब है, उन्होंने मुझे कहा है कि बस तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, जितना पैसा खर्च होगा मैं करूँगा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी गरिमा क्या है कि मैं स्वाभिमानी हूँ और मैं किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता हूँ, ये मेरी गरिमा है, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा गरिमा, इसका उल्लेख किया गया है भारत के बुनियादी ढांचे में। इसमें किसी भी प्रकार का आप जो है संशोधन नहीं कर सकते हो। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याण का क्या अर्थ होता है? लोगों के लिए कल्याण। और लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब आप सामाजिक और आर्थिक न्याय दोगे। आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे? कानून में सभी को, जो समाज है, समाज में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सड़क के किनारे रहने वाला एक बूढ़ा भिखारी क्यों ना हो, चाहे अमीर से अमीर बैठा, सबसे जो राजधानी उसमें बैठा अधिकारी ही क्यों ना हो, इन दोनों में जो समाज में है उनको दोनों को इक्वल समझा जाएगा। समाज में दोनों को एक समान न्याय दिया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ यह होता है कि जो आर्थिक रूप से अनुच्छेद जो 300 ए है उसके तहत आपको जो कानून है, जो अधिकार दे रहा है, वो है इसके आर्थिक न्याय के अंतर्गत। उसके बाद है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि राज्य ऐसे नियम लागू करेगा, ऐसे जो है
नियमावली बनाएगा, ऐसे कानून पारित करेगा, ऐसे। और संसाधनों का जो संसाधन जैसे खनिज है, जो ऊर्जा संसाधन है, जो पेयजल से संबंधित है, जो पेट्रोलियम से संबंधित है, उनका सरकार इस प्रकार से कल्याण, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस प्रकार से उन संसाधनों का उपयोग करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जो है वो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आएगी। उसके बाद न्याय तक प्रभावकारी पहुँच। कहाँ तक पहुँच? न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति न्याय की जो प्रभावकारी है, जो पहुंच है, वहां तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? तो अभी एक जो मिशन चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है कि गाँव में जो ग्राम पंचायत है उसके आगे ग्राम न्यायालय टाइप एक जो कोर्ट है उसकी स्थापना की गई है, और उसे कहा गया चलता फिरता कोर्ट होता है। वो जब कोर्ट बैठता है जब, तो गांव में जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो व्यक्तिगत है, जो सामाजिक है, जो व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति है, या व्यक्ति वर्सेस राज्य है, या व्यक्ति वर्सेस सरकार है, उनकी सुनवाई वहीं पर की जाती है। और जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का आपने केस, आपके जो रिट लगा दिया, या आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, और वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि आप उसके खिलाफ केस करने के लायक योग्य नहीं हो, यानी कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसके खिलाफ केस कर सको, तो उस स्थिति में आपको सरकार जो है वो मात्र 10 रुपये के स्टाम्प में आपको जो विधिक सहायता है वो प्रदान करेगी। जो आपको वकील एडवोकेट है, जो वकालत है, वो सहायता आपको प्राप्त जो प्रदान करेगी। ये कार्य है आपके न्याय तक प्रभावकारी पहुंच के अंतर्गत। उसके बाद है मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांत। जो मौलिक अधिकार है, जो आपके फंडामेंटल राइट है, उसमें आपके जो है वो किसी भी प्रकार का कोई जो सिद्धांत है, प्रमुख मूलभूत सिद्धांत है, उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 136, 141 और 142, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट वगैरह जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट को जो प्राप्त शक्ति है उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा बारी आती है आपके अनुच्छेद 226, 227, ये आपके हाईकोर्ट से संबंधित। इनमें किसी भी प्रकार का आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। ये है आपके संविधान का बुनियादी ढांचा। संविधान का बुनियादी ढांचा जिसमें कुल 20 बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी शब्दावली समझ नहीं आई है, या कोई टर्म समझ नहीं आई है, या मेरे बोलने और आपके समझने में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको विद करेक्शन आपको दोबारा इस बोर्ड पर समझाने का जो है प्रयत्न करूँगा। उसके बाद ये हो गया अपने आधारभूत या बुनियादी ढांचा। आधारभूत बुनियादी ढांचा हो गया। अब जो बारी आती है वो बारी आती है अपने संविधान की, यानी कि संविधान हम अब शुरू करेंगे अनुच्छेद 1 से। वैसे तो हमने जो संविधान है वो लगभग ये अपनी 11वीं क्लास है, तो 11 क्लास पहले ही अपने लगभग 15 दिन पहले संविधान को शुरू कर दिया था। लेकिन संविधान को हम आज अनुच्छेद वाइज, भाग वाइज, अनुसूचियाँ जो हमने पढ़ ली थी, अब हम संविधान को पढ़ेंगे भाग अनुरूप, यानी कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी अपने PYQ है, जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, जितने भी अब हम जो टॉपिक जिन टॉपिकों से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको एक फॉर्म में लाऊंगा और इस बोर्ड पर आपको हल करवाऊंगा, ताकि आपके भविष्य में वो सवाल यदि रिपीट हो तो आप उसे गलत नहीं करोगे। ऐसी मैं पूरा प्रयास करूंगा इसके लिए। ठीक है। उसके बाद जो आता है आपके, वो आता है कि जो भारत का जो संघ क्षेत्र है, अर्थात जो भाग 1 है, अर्थात संविधान का भाग फर्स्ट क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। और इसके लिए अनुच्छेद हैं आपके 1 से 4। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर जो व्यक्ति है, जो पढ़ने वाले जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट है या जो लड़के हैं, वो हताश हो जाते हैं। हताश क्यों होते हैं? कि जब नया जो बंदा कंपटीशन की तैयारी में आता है ना, उसमें जोश रहता है कि बस आज ही पेपर दे दो, आज ही निकाल दो। वो जोश है ना, वो बरकरार नहीं रहता है। वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद ठंडा पड़ता जाता है। तो उनके लिए एक बात है कि लहरों को शांत देखकर
ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। ठीक है, आपको ये बात बस याद रखनी है। जब जो एक है, ये आपके समुद्र है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक स्थलखंड है, और इस स्थलखंड के ऊपर ये जो कई स्थलाकृतियाँ बनी हुई है, ये समुद्र है। ठीक है, ये आपके समुद्र है। तो कुछ क्या होते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो किसी कारणवश या अपने कहीं भी चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको जो है ना पीछे धकेलने वाले बहुत हैं, पीछे धकेलने वाले बहुत हैं। अगर आप पीछे जा रहे हो तो आप डरो मत, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि जब समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, आपको पता है ज्वार भाटा सुना है आपने? तो समुद्र को जब आगे आना होता है ना, तो उसके लिए समुद्र पीछे जाता है, समुद्र पीछे जाता है। अर्थात समुद्र क्या हुआ है? शांत। कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। और जैसे ये आएगा ना, जो समुद्र उठ के वो है ना सुनामी बन के आएगा और चारों तरफ पानी पानी कर देगा, गर्दा गर्दा कर देंगे। ठीक है, वो बात है कि आपको बस सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ना है कैसे? आप हाइड हो जाओ, आप हाइड होके पढ़ो। ठीक है, लोगों को दिखाना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप तैयारी किसकी कर रहे हो। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन हो उसी दिन बताना कि भाई मैंने तो यार इसकी तैयारी की नहीं थी, मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। ये लोगों के अंदर ये भावना आ जानी चाहिए कि पता ही नहीं चलना चाहिए कि बंदे ने तैयारी कब की और कब सिलेक्शन हो गया। घर लोगों को बता रखा है कि यूपीएससी का, ठीक है, कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बीच में आरएस की वैकेंसी आई, आरएस का फॉर्म भरा, आरएस की तैयारी करी, आरएस में सेलेक्ट हो गए। फिर बाहर बात क्या जाती है कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, चलते चलते साइड में रास्ते में मैं आरएस बन गया। तो वो फैकलॉजी कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को ध्यान मत रखना कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो आरएस बन गया। नहीं, वो यूपीएससी की तैयारी बता रहा था, लेकिन वो तैयारी आरएस की कर रहा था, वो उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये बताना है, लोगों को आपको बताना नहीं है समाज में, जो आपके जो विशेषकर जो आपके जो है ना प्रतिद्वंदी कैसे है कि अगर आप एक कूलर लाए हो घर में तो उनके जलन हो जाती है, यार इनके कूलर है, हमारे कूलर नहीं है। उसी प्रकार अगर आप तैयारी करो तो आप तैयारी करो शांत होकर, एक कमरे में बैठकर, एक लाइब्रेरी में कैद होकर। ठीक है, आपको बस एक कॉर्नर पकड़ लेना है और आपको जम के तैयारी करनी है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एक बार पीछे आओगे, दोबारा में दौड़ोगे, बस इसी प्रकार आपको तैयारी करते रहना है। अब आता है संविधान का भाग 1, संघ है वो उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, उसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले बारी आती है अनुच्छेद 1 की। इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये इस पहले जो शब्द है उसमें इतना ही लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है। इससे दो बातें पता चल रही है। कौन सी बातें? एक तो पता चल रहा है कि हमें भारत जो है राज्य है, जो राष्ट्र है उसका नाम, और दूसरा पता चल रहा है हमें राज्य पद्धति का प्रकार, अर्थात नंबर 1 पर है राष्ट्र का नाम, ठीक है। दूसरा आपके राज्य पद्धति का प्रकार, राज्य पद्धति का प्रकार। राष्ट्र का नाम क्या है? यहाँ पर दो राष्ट्र के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया, एक तो भारत और दूसरा किया गया है इंडिया। हमारे भारतीय संविधान में भारत के लिए दो ही नाम मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो भारत और एक इंडिया। और वैसे मैं बता दूं कि अपने भारत के वर्तमान अगर देखा जाए तो भारत के कितने नाम हैं, तो आप अगर आप जनरल क्वेश्चन अगर किसी से पूछोगे ना तो उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने भारत के नाम है भारत, दूसरा है इंडिया, तीसरा है आपके हिंदुस्तान, चौथा है आपके आर्यवर्त, ठीक है। भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यवर्त हो गया। ये अपने इंडिया के जो प्रमुख 4 नाम हैं वो है। कितने नाम हैं? 4 प्रमुख नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। भारत नाम कैसे पड़ा? तो माना जाता है कि भरत नामक एक व्यक्ति के जो है परिश्रम के बाद जिसने उसने जबड़ों के जो शेर है उसके जबड़ों को चीर दिया,
वैसा नाम सुना जाता है। इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम पड़ा अपने नदी से। किस नदी से? सिंधु नदी से। ये जो बाहर वाले आए थे, जो आपके यहूदी आए थे, ठीक है, जो यूरोप वासी आए थे, उनको सिंधु नाम नहीं आता था, उन्होंने नाम दिया इसको हिंदू। ठीक है, हिंदू। और हिंदू से ये बना इंडस, इंडस से ये शब्द बना इंडस, और इंडस से ये शब्द बना इंडिया। ठीक है, और इसी हिंदू से बन गया यहाँ पर, एक तो ये हो गया हिंदू, सिंधु को हिंदू कहा गया, और दूसरे यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में जो जनसंख्या निवास करती थी वो थी हिंदू, हिंदुओं का स्थान अर्थात हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद आर्यवर्त, जो प्राचीन भारत था, जो आपके फैला हुआ था आपके अटक से लेकर कटक तक, वो उस क्षेत्र में सर्वाधिक जो जाति निवास करती थी वो थी आर्य थे, और आर्यों से इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त। ये अपने इंडिया के 4 प्रमुख नाम हैं, जिसमें से संविधान में इन 2 का उल्लेख है। ठीक है, ये गाना हम बहुत बार सुनते हैं, हिंदुस्तान मेरी जान, ये जो आप गाना सुनते हो उसमें आता है। और ये आर्यवर्त है, जिसको अगर आप सनातन धर्म से जोड़ के देखते हो तो भी ये आर्यवर्त देखा जाएगा। ये अपने भारत के 4 नाम, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, और क्या बच गया? वही जो आप सोच रहे हो। ठीक है, दूसरा है आपके राज पद्धति, राज पद्धति का प्रकार। कैसी है राज पद्धति? संघीय, संघीय। यहां पर आपको पता है ये जो संघ शब्द है, इस संघ शब्द के लिए प्रयोग किया गया, शब्द प्रयोग किया गया है, इंग्लिश में किया गया यूनियन। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? यूनियन, UNION। ठीक है, यूनियन। यूनियन 2 शब्द होते हैं। देखो, संघ के 2 अर्थ होते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो फेडरल, और एक होता है आपके यूनियन। ठीक है, अब फेडरल और यूनियन में ये अंतर होता है कि फेडरल का अर्थ होता है कि मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर का अर्थ क्या होता है? केंद्र, और ये है आपके स्टेट, राज्य। ये आपके हो गया स्टेट, राज्य, ये स्टेट, ये भी राज्य, ये भी कोई एक और राज्य, ये भी कोई एक राज्य। क्या हो गया? राज्य। तो इसमें इन दोनों के मध्य जुड़ा होता है। जो आपके फेडरल होगा ना, फेडरल में ये प्रक्रिया होगी, ये, इसका मतलब समझ रहे हो आप? देख रहे हो विनोद, क्या चल रहा है? पॉलिटी चल रहा है। सेंटर, सेंटर का अर्थ होता है, जो फेडरल होता है इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर राज्य और संघ दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ दोनों को समान शक्ति, दोनों को समान शक्ति, दोनों को समान शक्ति, अर्थात यहाँ पर न तो स्टेट टूटेगा और न जो केंद्र है वो टूटेगा। उसके बाद दूसरा आता है आपके यूनियन। ये इसमें होता है, ये प्रक्रिया होती है, ये हो गया आपके सेंटर, ये हो गया स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट। यहाँ पर भी जुड़ाव होता है, लेकिन जुड़ाव कैसे होता है? जुड़ाव होता है ऐसे, एक तरफा, अर्थात यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों को समान शक्तियाँ तो प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर जो अधिक शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। यहाँ पर आपके केंद्र अधिक शक्तिशाली है, केंद्र अधिक शक्ति, केंद्र अधिक शक्तिशाली। एक तरफ तो राज्य, यहाँ पर है राज्य अधिक शक्तिशाली, राज्य अधिक शक्तिशाली, पावरफुल। ठीक है, ये जो फेडरल जो प्रणाली होती है, फेडरल जो संघ होता है, उसमें राज्य और सेंटर दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन जो सर्वाधिक जो शक्तिशाली होता है वो राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जो यूनियन होता है, इस यूनियन में आपके जो केंद्र है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। कैसे? फेडरल में ना तो स्टेट टूटेगा ना राज्य केंद्र टूटेगा, लेकिन यूनियन में ऐसा होता है कि आप स्टेट में को तोड़ सकते हो, जो राज्य का है आप बंटवारा कर सकते हो, राज्य का विखंडन कर सकते हो, राज्य को 2 भागों में बांट सकते हो, उसके नाम सीमा सब में परिवर्तन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर कौन अधिक शक्तिशाली है? केंद्र। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका जो मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि फेडरल कहाँ है और यूनियन कहाँ है। तो आप तुलना कीजिए, एक जो सबसे जो बड़ा जो पावरफुल वर्तमान जो एक
शक्ति है, वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आपके यूएसए और दूसरी तरफ है अपना इंडिया। आप बता सकते हो इन दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो यूएसए है आपके फेडरल, क्या है? फेडरल। और जो आपके इंडिया है वो है आपके यूनियन, क्या है? यूनियन। कैसे? तो यूएसए के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या प्रयोग किया गया? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि जो अमेरिका के जो राज्य है, ठीक है, जो अमेरिका जो राष्ट्र है उसके जो राज्य है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसके राज्यों को न तो आप उसके राज्यों को तोड़ सकते हो, न उसके राज्यों को बंटवारा कर सकते हो, न उसके राज्यों की सीमा ना में परिवर्तन कर सकते हो। अर्थात ना तो वहाँ पर जो राज्य है उसमें परिवर्तन हो सकता है, ना आपके केंद्र में परिवर्तन हो सकता है, वो प्रणाली है। उसके बाद इंडिया, इंडिया को कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। अर्थात न, इसका अर्थ ये होता है कि मैं नहीं टूटूंगा लेकिन मैं तोड़ सकता हूं। यानी कि अगर राज्य ऊंच नीच करे, 3-5 करे ना, तो केंद्र उस पर प्रेशर डाल सकता है कि ए अपने लिमिट में रहो, ठीक है, कहे इतना उछल रहे हो, वो बात होती है। यहाँ पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि राज्य की अलग जो नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, लेकिन नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। आप केवल और केवल भारत के नागरिक हो। आप ये नहीं कह सकते मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, नहीं, आपकी जो नागरिकता है वो भारत की है। हालांकि उच्चारण करने में किया जाता है कि मैं जोधपुर से हूँ, मैं क्या बोलते हैं आपके राजस्थान से हूँ, नहीं, लेकिन अगर नागरिकता में प्रयोग किया जाएगा तो नागरिकता केवल भारत की होगी। इसीलिए इंडिया के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो है, भारत तथा इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है राज्य की सीमा में, नाम में जो गठन है उसमें परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन केंद्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जो फेडरल और यूनियन है, इसके लिए एक भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। भीमराव अंबेडकर कि भारत जो है वो शांति काल में फेडरल है तथा आपातकाल में यूनियन है। अर्थात जो शांति काल है, जो शांति के समय, उसमें राज्यों को भी बराबर अधिकार दिए गए हैं। और लेकिन अगर स्थिति होती है आपातकाल की, आपातकाल में सर्वस्व बनता है आपके केंद्र। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगातार, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, अनुच्छेद 367 के तहत मैं बताऊंगा। उसमें एक बार आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी के समय, दूसरा आपातकाल उस समय जो लोकसभा थी, जो विधानसभा थी, उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो कार्यकाल लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वो 6 वर्ष का हुआ था, उस समय 1977 तक हुआ था। तो उस समय आपातकाल में आपकी यूनियन बन गया था और शांति काल में आपकी क्या है? फेडरल। और ये परिभाषा किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। आपको पता है भीमराव अंबेडकर को एक शब्द से उच्चारित किया जाता है। किस शब्द से उच्चारित किया जाता है? तो वो शब्द उच्चारित किया जाता है आपके जय भीम। क्या शब्द है? जय भीम। और जय भीम आपके कहा था बाबू जो एलन जो हरदास थे, बाबू एलन हरदास ने जय भीम। जो वर्तमान में एक जो भीम आर्मी है, जो एक ब्लू कलर का झंडा वगैरह जो है, फ्लैग वगैरह लेके घूम रहे हैं, जय भीम। तो जय भीम शब्द का प्रयोग किया था आपके बाबू एलन से हरदास। बाबू, ये बाबू वो नहीं है, बाबू एलन हरदास। बाबू एलन हरदास ने भीमराव अंबेडकर के लिए जय भीम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपके अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसमें जो भारत का जो संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें 3 जो प्रकार बताए गए हैं। अर्थात भारत में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत में 3 जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है।
अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि भारत में तीन जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है, 3 क्षेत्र सम्मिलित, 3 क्षेत्र सम्मिलित। नंबर 1 राज्य, मारो राजस्थान। दूसरा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और तीसरा जो आपके आता है वो आता है जो क्षेत्र है अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, अन्य अधिग्रहित, अर्थात जो अन्य अधिकृत क्षेत्र है वो भी भारत में आएंगे। जैसे अन्य अधिकृत क्षेत्र कौन सा है, तो अन्य अधिकृत क्षेत्र आपके उदाहरण के रूप में है सिक्किम। क्या प्रक्रिया थी वो देख लिया था हमने। अधिकृत क्षेत्र से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक शब्द आता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें और इसमें आपको मैं अंतर बता रहा हूँ। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र का मतलब होता है अधिक ग्रहण किया हुआ क्षेत्र, अधिक ग्रहण किया हुआ क्षेत्र। कैसे, जैसे सिक्किम था, सिक्किम को बनाया सह राज्य, अर्थात सिक्किम भारत का ऐसा अंग है जहाँ पर सिक्किम ने स्व इच्छा से अपना प्रशासन जो है वो भारत सरकार को दिया है, अर्थात वो अधिग्रहित है। लेकिन जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान ने अधिकृत किया है, पाकिस्तान ने अधिकार किया है, वहाँ पर झूठा अधिकार किया है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की वहाँ की जनता ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया है। इस प्रकार की प्रणाली का उल्लेख जो है वो अधिकृत जो क्षेत्र, अधिग्रहित जो क्षेत्र है उसका उल्लेख आपके किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके जो अनुच्छेद है वो 2 की, अनुच्छेद 2 की। इसको मैं ये लिख देता हूँ वापस, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में ये लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की सीमा में किसी भी बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात जो बाहर का जो कोई भी क्षेत्र है उसको भारत में शामिल किया जा सकता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद 2 में। उसके बाद आता है आपके अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के भीतर होने वाले भारत के जो सीमा क्षेत्र है, भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 3 में। अर्थात क्या होता है कि भारत के सीमा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख क्या है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के सीमा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 3 में। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने परिवर्तन होते हैं, तो 3 प्रकार के। 3 परिवर्तन कैसे, नंबर 1 नए राज्य का गठन, तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में, नए राज्य का गठन, ठीक है। उसके बाद है राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, और नाम में परिवर्तन हो गया तो आप किस में होगा, राज्य की सीमा में परिवर्तन,
किसमें परिवर्तन? राज्य की सीमा में परिवर्तन। उसके बाद इसमें जो अनुच्छेद 3 है, इसमें कुछ प्रमुख बातें बताई गई है अनुच्छेद 3 में, कि अगर आप नए राज्य का गठन कर रहे हो, राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हो, राज्य की जो सीमा है उसमें परिवर्तन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कैसी प्रक्रिया? तो प्रक्रिया ये है, प्रक्रिया नंबर 1, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पहला पूछना पूर्वानुमति, ठीक है। अभी वर्तमान समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि आपको पता है कि आपके घर वाले ये काम करने देंगे नहीं, आपको पता है कि घर वाले गाड़ी या ये सामान लाने देंगे नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े एडवांस हो गए हैं आज के टाइम में, और इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई जैसे गाड़ी है या कोई सामान है या कोई ऐसा सामान है जो घर वाले मना कर रहे हैं, वो लेके आ गए, ठीक है, उनको बिना बताए, और उनको बिना बताए ला कर कह दिया कि सरप्राइज। क्या है? सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जो होते हैं, खोड़िले होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं लाया तो लाया कैसे, ठीक है, वो प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि राष्ट्रपति से पहले पूछा जाता है कि भाई हम इस प्रकार का एक जो नए राज्य का गठन करेंगे, या राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे, या राज्य की सीमा में परिवर्तन करेंगे। अगर आप अनुमति दे रहे हो, हालांकि लाइव वैसे ही राष्ट्रपति को तो ऐसे ही माना जाता है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, ठीक है, तो वो अनुमति दे देते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि प्रस्ताव, चाहे नाम में परिवर्तन हो, चाहे सीमा में परिवर्तन हो, चाहे आपके नए राज्य का गठन हो, तो प्रस्ताव संबंधित राज्य यानी कि जिस राज्य से संबंधित है, प्रस्ताव संबंधित राज्य में अनुमोदन हेतु भेजा जाता है, अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। किंतु राज्य की, किंतु जो राज्य है, राज्य की सहमति, किंतु राज्य की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात ये यहाँ ये समझ नहीं आ रही है कि जो प्रस्ताव है उसको संबंधित राज्य को भेजा जाता है कि भाई अनुमोदन दो, ठीक है, राज्य खुश होता है कि यस हमें पूछा जा रहा है, प्रस्ताव राज्य में अनुमोदन है तो भेजा गया किंतु राज्य की सहमति या असहमति का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सहमति दोगे तो आप, वो बात है कि लाठा रही जो वो बात होगी, ठीक है, कि भाई आपने सहमति दी है तो आप गर्व के मारे ऐसे छाती चौड़ी करके घूम सकते हो, यस हमने परमिशन दी है, तब ये जो अनुमोदन है जो ये लागू हुआ है। अगर आपने असहमति दे दी है फिर भी वो पारित तो होगा ही होगा, उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं कर सकते हो। इसलिए चुपचाप राज्य बेचारे आए, ध्यान है ऊपर आ गया, ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर आ गया है, तो सहमति दे दो। अगर आपने असहमति दे दी तो भी इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था आपके अनुच्छेद 3 में उल्लेख, ठीक है, 3 में। उसके बाद आता है आपके अनुच्छेद 4, जो भाग प्रथम का जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4 भाग प्रथम का अंतिम अनुच्छेद भाग 4। भाग 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत होने वाले परिवर्तनों पर, होने वाले परिवर्तनों या होने वाले संशोधन पर, होने वाले संशोधन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई संशोधन हो रहा है, तो उस पर अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी। तो आज की क्लास जो अपनी है, आज का जो सेशन है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान भारत का जो एकीकरण है उसके जो प्रमुख बिंदु है वो
और उसके बाद हम जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 ऐसे ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं लेता हूँ आपसे आज की क्लास से अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस जो अपना जो चैनल है, जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को आप सफल बनाएंगे और आप अधिक से अधिक लोगों तक जो चैनल है, जो वीडियो है, ये जो अपना जो पढ़ाई का जो चैप्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।